आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे है, जिसकी हमने डेरिवेशन जो है उसके मुताबिक बेसिक जो है हमने पहले ही डिस्कशन कर ली थी। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल असल में एब्सोल्यूट पोटेंशियल ही होता है। इसको हम जो है इन दोनों टर्म्स से जो है इंडिकेट कर सकते हैं। तो हमारे पास ये जो आज का टाइटल है उसमें हमारे पास गिवन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कि कोई भी गिवन पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करनी है। किस वजह से? ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी चार्ज की वजह से, और उसकी फील्ड में हम कोई भी पॉइंट जो है एज्यूम करेंगे और उस पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस एब्सोल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे और उसके मुताबिक हम कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो ये मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है जिसको मैंने क्यू से शो किया है। पॉजिटिव है तो जाहिर है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। इस वजह से एरोज भी आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर शो किए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर 2 पॉइंट्स अज्यूम किए हैं। एक पॉइंट हमने ए लिया है इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बी पॉइंट लिया है जिसको बाद में हम इन्फिनिटी पे पुट कर देते हैं। और जब हम एक चार्ज के जो है इन कंपैरिजन में किसी पॉइंट को इन्फिनिटी पे पुट करके उसका पोटेंशियल मेजर करते हैं तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो भी है इसकी हमने जब डेफिनेशन की थी तो उसमें भी हमारे पास यही आया था कि एक हम चार्ज को इन्फिनिटी पे पुट करते हैं और जब वर्क डन करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में उसको हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा था। तो यहाँ पर जो है इसलिए हम इस बी पॉइंट को डेरिवेशन करते हुए जो हमारी टेक्स्ट बुक में गिवन डेरिवेशन है उसके मुताबिक हम इसको बाद में इन्फिनिटी पे पुट करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट ए का डिस्टेंस जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने अज्यूम किया है वो उसका चार्ज से जो डिस्टेंस है वो हमने आर ए से शो किया है, जबकि हमारे पास बी पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से हमने आर बी से शो किया है। और ए और बी का आपस में जो डिस्टेंस है मींस के डिफरेंस है जो है पॉइंट्स में उनका डेल आर से मैंने यहाँ पर शो किया है। अब हमारे पास ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेरिवेशन जो हम टेक्स्ट बुक में करते हैं उसके पास हमारे पास जो लास्ट रिलेशन आया था वो था V इज़ इक्वल टू क्यू ओवर आर। ये रिलेशन हमें ये बताता है, 3 चीज़ें हमें जो है इंडिकेट करता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू की वैल्यू जितनी होगी उसके मुताबिक उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा एट एनी पॉइंट। V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R मीन्स के हमारे पास जो है डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितना डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, ये एक जाहिर सी बात है। तो अब हमारे पास जो लास्ट हमारे पास उसकी ऑप्शन है वो है कि अगर हम कोई मीडियम प्लेस कर दें मीन्स के डाइलेक्ट्रिक ही यानी इंसुलेटर्स ही जो है हमारे पास प्लेस किए जाते हैं फिज़िक्स में जब ही हम चार्ज की बात करते हैं। तो ये अगर हमारे पास कोई भी चार्ज है और ये एक पॉइंट है जिस पे हमने इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को मेजर करना है और इन दोनों के दरमियान में अगर मैं एक इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक प्लेस कर दूं तो हमारे पास इस रिलेशन की वैल्यू जो मॉडिफाई होकर आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। तो हम दरअसल k की वैल्यू 1/4 बाय एब्सोल्यूट नॉट एब्सोल्यूट r को पुट करके जो है इसको मॉडिफाई कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो उसके बाद हमारे पास जो रिलेशन आता है वो कुछ यूँ होता है मींस के मीडियम के केस में जब हम इन दोनों के दरमियान में एक डाई इलेक्ट्रिक को प्लेस कर दें जो अमूमन हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है जो एमसीक्यूज़ में हमारी काफ़ी हेल्प कर सकती है कि हम जब इस रिलेशन को टेक्स्ट बुक में जब हम थ्योरी में पढ़ते थे तो हम निकालते थे इस डेरिवेशन को। तो इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हुए और इस रिलेशन को निकालते हुए हमारे पास ये एक जो है इक्वेशन आती थी जिसमें हम आर बी को जो है बाद में इन्फिनिटी पुट करते थे ताकि हमारे पास ये रिलेशन जो है आ सके। तो ये इस तरह का भी वो क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज़ में पूछ सकते हैं कि वो पोटेंशियल जो है वो ए का भी गिवन दे सकते हैं, बी का भी गिवन दे सकते हैं और यहाँ पर जो है हमें चार्ज की वैल्यू बताकर आर ए और आर बी की वैल्यू दे के हमसे पोटेंशियल डिफरेंस जो है मीन्स के वी ए बी भी पूछ सकते हैं। तो उस वक्त हमारा जो रिलेशन होगा जिसको हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास ये वाला होगा। इसको तो मैंने इसको मॉडिफाई करके लिखा है। ये रिलेशन में इसके k की वैल्यू सिंपली पुट की और जो गिवन वैल्यूज़ होंगे उसके मुताबिक हमने इसकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये रिलेशन भी एमसीक्यूज़ में यूज़ हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि हमारे पास कौन कौन से पैरामीटर्स एमसीक्यूज़ में गिवन है और उसके मुताबिक हम जो है
उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो उसकी मज़ीद डिस्कशन क्या हो सकती है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं, जिनमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट, जहाँ किसी भी रीजन में कांस्टेंट होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारे पास वो ज़ीरो कंसीडर होगी। ये हमारे पास हमारी टेक्स्ट बुक में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें ये हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो है हमने फार्मूला उस पर डिस्कशन की थी। उस फार्मूले के मुताबिक जब हम डेल वी, यानी डेल वी मीन्स कोई चेंज आ रहा है नहीं आ रहा, कांस्टेंट जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो डेल वी हमारे पास ज़ीरो होगा। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के फार्मूले में डेल वी की वैल्यू ज़ीरो पुट करते हैं तो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी ज़ीरो कंसीडर हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक नोट जो है उसको जो है माइंड में रखना ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिए, क्योंकि एमसीक्यूज़ में अक्सर जो है हमारी जो क्वेश्चन होता है उसमें वो सिर्फ एक रीजन की बात नहीं कर सकता, वो किसी सरफेस की भी बात कर सकता है इसी क्वेश्चन के हवाले से। मीन्स के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस जो हमारे पास होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं होती, बेशक वहाँ पर कांस्टेंट जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो। ये सिर्फ इस रीजन जो है, किसी भी रीजन में हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन हमारे पास की पॉइंट ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास नॉन ज़ीरो होती है, ज़ीरो नहीं होती। तो इक्विपोटेंशियल हमारे पास सरफेसेस क्या होते हैं, ये हमारे पास ऐसे सरफेस होते हैं जैसे कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है कि इसके सरफेस के हर पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। सेम मीन्स कांस्टेंट। यहाँ पर भी यही हमारे पास बात थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास कांस्टेंट हो किसी रीजन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो हो जाती है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जिसका हर पॉइंट जो है सेम पोटेंशियल पर है, तो फिर इसकी जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन ज़ीरो जो है वो क्यों आती है, मीन्स कि उसकी वैल्यू ज़ीरो क्यों नहीं है। तो इसको हम बाय डायग्राम जो है उसको देखेंगे कि ये हमारे पास एक चार्ज है जिसको मैंने रेड लाइन से शो किया उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये हमारे पास जो टू स्फीयर्स हैं ब्लैक मार्कर से जो मैंने शो की, ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। एक हमारे पास सरफेस 1 है, एक सरफेस 2 है। सरफेस 1 पे बात की जाए तो मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, यहाँ पर ए और बी सरफेस 1 में। तो उनका आपस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ज़ीरो है। मींस के वी ए बी का जो आपस में पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। ए पॉइंट से बी तक और बी से ए तक आने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, क्योंकि इनका आपस में जो है वो पोटेंशियल ही सेम है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी यहाँ से पास कर रही है सरफेस से। तो इस चीज़ से हमारी ये बात जो है वो बिल्कुल करेक्ट साबित हुई कि हमारे पास जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस में बेशक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, लेकिन उसकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़ीरो नहीं होती। तो इस केस में भी यही है, यहाँ पर पोटेंशियल सेम है। ए और बी एक ही स्फीयर के जो हैं 2 पॉइंट्स हैं और उनमें आपस में पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों जो है सेम डिस्टेंस पे हैं चार्ज से। तो चार्ज के सेम डिस्टेंस पे होंगे तो उनमें आपस में पोटेंशियल डिफरेंस भी एक जैसा होगा, जैसा कि हमारे पास रिलेशन ये शो करता है। ये जो है डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। ये दोनों एक डिस्टेंस पे हैं चार्ज के, तो इन दोनों में फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी इतना नहीं आ सकता। अगर हम बात करें पॉइंट सी डी की तो इनका भी वही केस होगा जो ए बी में था। ए बी में भी आपस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, सी डी में भी नहीं है। लेकिन इस बात का ये कतई मतलब नहीं है कि ए और सी और बी और डी का आपस में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। हमारे पास ए एक डिफरेंट पॉइंट पे मौजूद है क्यू चार्ज से, जबकि हमारे पास सी एक डिफरेंट डिस्टेंस पे प्रेजेंट है क्यू चार्ज से। तो इनका जब आर की वैल्यू डिफरेंट है तो वी की वैल्यू डेफिनेटली हमारे पास डिफरेंट होगी। तो ए से सी तक और सी से ए तक आने में वर्क डन करना पड़ेगा, और इसको फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंट आएगी। तो ये चीज़ है कि हमारे पास जो है ये नोट जो मैंने यहाँ लिखा है, ये यहाँ पर मैंने आपको डायग्रामेटिकली प्रूफ करके दिखाया कि किस तरह ये सही है। मैंने ये कहा कि हमारे पास सेम सरफेस पे अगर पॉइंट्स डिफरेंट होंगे, चाहे हम ए बी के अलावा कितने भी ले लें, उसका पोटेंशियल सेम रहेगा, क्योंकि वो डिस्टेंस सेम है चार्ज से अवे। लेकिन हमारे पास जो है अगर 2 डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे तो उनमें आपस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफरेंट डिस्टेंस पे होते हैं फ्रॉम चार्ज।
तो ये भी एक पॉइंट जो है वो माइंड में रखना है और इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। हम सिर्फ यहाँ पर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास जो है कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो है रेड लाइंस, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस डायरेक्शन में, और ये हमारे पास ब्लैक मार्कर से मैंने जो शो किए हैं ये हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है। की पॉइंट ये है कि इन दोनों की डायरेक्शन आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये अपवर्ड डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन में है, तो आपस में 90 डिग्री का ये एंगल बना रहे हैं। तो ये भी हमारे पास की पॉइंट जो प्रूव हो गया डायग्राम से। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। ये देखें, ये दोनों सरफेस जो मैंने ड्रॉ किए हैं, हम इसके अलावा कितने भी मज़ीद ड्रॉ कर लें, ये आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे। तीसरी बात यह है कि वर्क डन जो है एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से दूसरे पर जाने के लिए जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी वर्क डन किया जाता है उसकी वैल्यू उस चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम जो है बात कर रहे हैं और वर्क डन करवा रहे हैं, और डेल वी मीन्स के पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर भी वर्क डन जो होगा ए से सी और सी से जो है ए तक आने के लिए उसके वर्क डन की वैल्यू जो है वो ये होगी। तो ये हमारे अब की पॉइंट्स थे। अब हम इसके मुताबिक MCQs भी जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमारे पास MCQs हैं आज के टॉपिक की बेस पे। तो हमारा फर्स्ट MCQs है कि एक चार्ज है हमारे पास जिसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है +10 माइक्रोकूलम। तो वो मूव कर रहा है फ्रॉम O to N via 2 पाथ्स। मीन्स कि हमारे पास एक चार्ज है, उसने 2 पाथ्स जो हैं फॉलो करने हैं। एक हमारे पास N है जो कि एक स्ट्रेट पाथ है, मीन्स के जो 1 पाथ है जो N तक मूव कर रहा है, और एक हमारे पास कर्व पाथ है जिसको हमने पाथ 2 कहा है। तो फॉर विच पाथ वर्क डन ऑन चार्ज इज़ ग्रेटर। तो क्वेश्चन ये है कि किस पाथ को फॉलो करते हुए चार्ज को वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ये एक माइंड में चीज़ रखें कि जिस तरह ग्रेविटेशनल फील्ड है उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फील्ड है। मींस कि एक चार्ज को किसी भी 2 पॉइंट्स में मूव करवाते हुए हम कितने भी पॉइंट्स जो हैं पाथ्स ले लें, पाथ 1 हो 2 हो या सो ऑन, जितने भी हों उनका वर्क डन हमेशा आपस में सेम रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो इसके मुताबिक हमारे पास की पॉइंट अगर ये हमें पता होगा तो हमारे पास जो ऑप्शन होगी वो कौन सी करेक्ट होगी, सी ऑप्शन। मीन्स के वर्क डन इज सेम फॉर बोथ पार्ट्स। हम बोथ पार्ट्स की बात करें या कितने भी मज़ीद हमारे पास पार्ट्स हो जाएं, हमारे पास वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। MCQs नंबर 2 है। इसी MCQs को फॉलो करते हुए ये MCQs जो है वो गिवन है कि ON का फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। ON का स्ट्रेट वाला हमारे पास पाथ है उसकी वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, और ON जो कर्व पाथ है उसकी वैल्यू हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। तो वर्क डन जो है ऑन चार्ज बाय फॉलोइंग कर्व पाथ क्या होगा। अगर चार्ज ने कर्व पाथ को फॉलो किया है, मींस पार्ट 2 को फॉलो किया है N तक पहुंचने के लिए, तो वर्क डन उसे कितना करना पड़ेगा, और उन्होंने हमें वर्क डन की वैल्यू दी हैं 4 ऑप्शनों में। तो हमारे पास जो फर्स्ट, अब हम देखें वर्क डन की वैल्यू, अब हमें फॉर्मूला पता है जो हमने बहुत बार अप्लाई किया है, Q इंटू डेल वी। Q की वैल्यू हमें पता है, ये हमारे पास प्रीवियस ही MCQ से रिलेटेड है। तो Q की वैल्यू हमें पता है कि 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। तो डेल वी की वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, VB माइनस VA। VB की वैल्यू हमने +50 वोल्ट जो है पुट की, माइनस, और यहाँ पर -50 हमारे पास VA का पोटेंशियल डिफरेंस है, +50 +50 हमारे पास +100 वोल्ट, आपस में इनका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 100 को 10⁻² भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास आंसर आएगा 10⁻³ जूल। ये हमारे पास वर्क डन आएगा। उसके मुताबिक हमारे पास ऑप्शन 10⁻³ जूल मीन्स अल्फा जो है वो राइट कंसीडर होती है। अब हम जो है एक MCQs करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हवाले से। एक प्रोटॉन की वजह से किसी भी पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, जिसका डिस्टेंस हमें गिवन होगा, और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है, जो आज का हमारा टाइटल था। हमारे पास ये थर्ड MCQs है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्रोटॉन।
हमने यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था डायग्रामेटिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, एक ऐसे पॉइंट पे ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, वहाँ पर हमने पॉइंट चार्ज की बात की थी। यहाँ पर उन्होंने हमें जो है वो प्रोटॉन दिया है, जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, ऐसे पॉइंट में जो 1 मीटर अवे हो फ्रॉम प्रोटॉन। उन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और अब हमें डिफरेंट वैल्यूज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दे दी हैं। असल में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया इज़ K/Q/R। तो अगर हम K की वैल्यू पुट करें तो 9 × 10⁻⁹ और हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो मीन्स कि हमारे पास प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू जो गिवन होती है, जो हमें पहले से पता होनी चाहिए, वो ये होती है। उन्होंने हमें जो है 1 मीटर डिस्टेंस जो है वो गिवन क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब हमने जो है इसको सॉल्व करना है, तो हम 10 वाली वैल्यूज़ को जो है सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं और हम दूसरी वैल्यूज़ को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। अगर हम 9 और 1.6 की बात करें तो अगर हम पॉइंट को इग्नोर कर दें तो हमारे पास कुछ इस तरह आएगी और नीचे हम 10 से इसको डिवाइड करेंगे। 9 × 16 हमारे पास 144 होता है, इसको 10 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो होगी 114.4। तो अगर हम 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻19 के साथ तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10⁻⁻10। तो यहाँ पर हम 14.4 × 10⁻10 पुट करते हैं। अगर हम जिस तरह की हमारे पास सिचुएशन है ऑप्शंस में, तो सबसे नियरेस्ट ऑप्शन हमारे पास ये बन रही है। अगर हम पॉइंट को उठाकर यहाँ लेकर आएँ तो हमारे पास जो है ऑलरेडी 10⁻⁹ आ जाएगा और ये हमारे पास एल्फा आंसर जो है वो सही आ गया। तो ये हमारे पास थर्ड MCQs था जो आज के टॉपिक के मुताबिक था, और जो फर्स्ट MCQs 2 हमने डिस्कस किए हैं वो वर्क डन से रिलेटेड है और हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ कंजर्वेटिव फील्ड को एक्सप्लेन करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। मैं फिर बताती चलूँ कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।